हाँ, लास्ट टर्न सर्कुलर मोशन में कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? अच्छा, अभी खेल लेते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही। चलिए, हाँ, खेल शुरू किया जाए। सब लोग को याद है ना, जहां भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो या वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहला काम क्या है? फोर्स का फ्री बॉडी, एक बॉडी पर कौन कौन फोर्स लग रहा है पहले ये देखो। फिर देखो किस सर्किल में घूम रहा है, सर्किल के सेंटर की तरफ फोर्स तोड़ो और उसके टेंजेंशियल तोड़ो। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो है उसे mv²/r के बराबर कर दो, या तो, है ना। और यहाँ एक काम और है, जैसे तुम्हें समझ में आ रहा होगी कैसे होगा। उसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठकर mv²/r बाहर भी लगाकर बैलेंस कर सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड से बना रहे हो या उसी रोटेटिंग फ्रेम से। ग्राउंड से बनाओगे तो हमेशा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लोगे सर्कुलर मोशन में, और यदि तुम उसी फ्रेम में बैठ गए तो तुम्हें mr⍵² या mv²/r रेडिली आउटवर्ड लगाना पड़ेगा। जीरो फोर्स जो है, जिसको तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हो। याद है सब लोग को? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के जरिए ही सीखते हैं। एक लेवल तक करवा लिए थे क्वेश्चन हम लोग, आज फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज कोशिश किया जाए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया जाए। लिखिएगा, a ring of mass m and radius r rotated about its axis, with constant angular velocity omega, find the tension in ring। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आ जाए बेटा, लिखना, a horizontal table rotated about its vertical axis with constant angular velocity omega, लिखिए बेटा, a coin of mass m placed at a distance r, a coin of mass m placed at a distance r from the axis on the table, friction coefficient between table and coin is mu. Friction coefficient between table and coin is mu. Find the maximum angular velocity of rotation up to which coin does not slip, अब चलिए हम लोग इसको देखा जाए। देखो इसको कैसे करना है। ये रिंग था और रिंग का मास m है और रेडियस r है। रिंग का मास m और रेडियस r, और इसको सेंटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया गया है। इसको सेंटर के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया गया है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इसका टेंशन। अच्छा, क्यों टेंशन होगा? यदि हम इस फ्रेम पर बैठ के सोचे तो समझ आ जाए। तो कि हर पार्टिकल पर mr⍵² बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं? या ऐसे भी सोचो ग्राउंड से भी, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है। यदि वेलोसिटी इधर है सर, हर पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, तो ये कैसे सर्किल में जा रहा है? क्यों इधर भाग जा रहा है? इसका कोई फोर्स खींच रहा है इसको? ये खींचने वाला फोर्स है कहां से आया, कौन दिया? तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ रहा भाई। ये पार्टिकल बाहर भाग जाता है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम के रिस्पेक्ट में बाहर भागेगा।
लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना, फ्रेम पर बैठेंगे तो एमआर ओमेगा स्क्वायर बाहर लगेगा, और जब ग्राउंड पर बैठेंगे तो वेलोसिटी दिखेगा, जीरो फोर्स दिखेगा नहीं। तो सिंपली बात है सर, ये फ्रेम पर बैठे तो लगेगा कि इसको बाहर जाना चाहिए था, बाहर क्यों नहीं गया? तो लगेगा जब ये बाहर जाने का प्रयास किया होगा तो ये बगल वाला जो इंटरमालिकुलर फोर्स है वो उसको बांध रखा है। हर मालिक्यूल में क्या लग रहा है? इंटरमालिकुलर फोर्स, और हर मालिक्यूलर फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है, तो बाहर भागना चाहिए था, लेकिन बगल वाला इंटरमालिकुलर फोर्स रोक रखा है, और यही इंटरमालिकुलर फोर्स तो उसको टेंशन दे रहा है। टेंशन क्या है? इंटरमालिकुलर फोर्स। अरे रस्सी में भी तुम खींचते हो तो क्यों टेंशन आ जा रहा है? खींच रहे तो टूट जाना चाहिए था, क्यों नहीं टूटा भाई? क्योंकि सब मालिक्यूल किससे बने हुए हैं? इंटरमालिकुलर फोर्स से। जो आप खींच रहे हो तो इंटरमालिकुलर फोर्स में बढ़ जा रहा है, और वही टेंशन के रूप में वहां दिख रहा है। इसी तो कहा गया टेंशन कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टेंशन हो चाहे फ्रिक्शन हो, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आते हैं। सारे लिखवा चुके हैं ये बात, क्योंकि ये सभी पूछता है टेंशन क्या किस टाइप का फोर्स है, या फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है। तो फ्रिक्शन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये पहला चैप्टर है। नहीं, फोर्स के टाइप्स है ना, एकदम शुरुआत में। तो अरे क्लियर, इसका मतलब है टेंशन रोक रखा। अब सोचेंगे कैसे? तो कहेंगे एक छोटा सा यहां पर डी थीटा पर डीएम मास का एक एलिमेंट ले लो, एक छोटा सा डीएम मास का डी थीटा एंगल पर एक एलिमेंट ले लो। अब इस एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करके देखा जाए तो शायद ये ऐसे आएगा, है छोटा बेटा, जितना दिखा रहे उससे भी छोटा, क्योंकि डी थीटा का लिख देने का मतलब टेंड्स टू 0, ये प्रकार से पार्टिकल है। अब यहां समझो कैसे इसको थोड़ा बड़ा करके समझा जाए, है ना। है डी थीटा लिखने का मतलब ही छोटा है, क्योंकि वही बनाएंगे सब फिगर बटा हो जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट दिखाना है फिगर। तो समझो जरा, यदि इसको हम दो पार्ट ऐसे बांट दें इक्वली, इधर डी थीटा बाई 2 और इधर भी डी थीटा बाई 2, क्या इधर साइड में टेंशन टी आएगा कि नहीं? और क्या इधर भी टेंशन टी होगा कि नहीं? इधर भी टेंशन टी है और इधर भी क्या है? टेंशन टी है। क्या टी का कंपोनेंट तोड़ पाएंगे सब लोग? ये बताओ, ये डी थीटा बाई 2 तो ये भी डी थीटा बाई 2, इसको सीधा आगे बढ़ा दो, तो क्या ये डी थीटा बाई 2 हो गया कि नहीं? ये डी थीटा बाई 2 तो ये वाला 90 माइनस डी थीटा बाई 2, इसका मतलब इधर से देखें तो ये एंगल डी थीटा बाई 2, सेम इधर भी क्या आ जाएगा? डी थीटा बाई 2। एनी प्रॉब्लम? और इसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में बैठ के बात करें तो लिख सकते हैं बाहर की तरफ क्या बेटा? डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, सही है? एमआर ओमेगा स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू एमआर ओमेगा स्क्वायर कर देंगे। अच्छा अब बताओ, यहां पर टी का कंपोनेंट तोड़ सकते हैं कि नहीं? टी का इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर तोड़ेंगे तो टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली इधर तोड़ेंगे टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर तोड़ेंगे तो टी साइन डी थीटा बाई 2। अच्छा जल्दी से बताओ, इधर वाला t cos d थीटा बाई 2, इधर वाला t cos d थीटा बाई 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं? अब बोलोगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना हो गया? नेट फोर्स टुवर्ड ये 2t, या ऐसे कर दो ना 2t sin d थीटा बाई 2 नीचे, और इसी फ्रेम पर बैठ जाएंगे तो dm r ओमेगा स्क्वायर बाहर है, तो नेट फोर्स कैसे बैलेंस हो गया? 2t sin d थीटा बाई 2। इसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में बैठ के बना रहे हैं, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, और ये इक्वल टू dm r ओमेगा स्क्वायर। जो समझदार है समझ रहे होंगे, पूरे सरकमफ्रेंस मास यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मास निकालने के लिए यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। क्या बोलेंगे? पूरे 2 पाई r का मास कितना है? m है, तो यूनिट का मास कितना होगा? m बाई 2 पाई r। तो ये वाला लेंथ कितना है? यह लेंथ होगा r d थीटा, ये लेंथ है r d थीटा। क्या r से r कट गया कि नहीं? क्या dm का वैल्यू हमारे स्टूडेंट निकाल पाए हैं? m बाई 2 पाई d थीटा है dm का वैल्यू, ये dm का वैल्यू है। 2 पाई r में मास m है, तो यूनिट में मास m बाई 2 पाई r। r d थीटा में मास कितना होगा? m अपॉन 2 पाई r इंटू r d थीटा, r r कैंसिल, देखो m बाई 2 पाई d थीटा आ गया। अब बताओ कि d थीटा बहुत छोटा है
तो क्या तुम इसको नहीं लिख सकते हो 2t sin d थीटा बाई 2 में d थीटा बाई 2 छोटा है तो नेगलेक्ट होगा और ये d थीटा बाई 2। और dm का वैल्यू लिख लो, dm का वैल्यू dm हो गया m बाई 2 पाई d थीटा r ओमेगा स्क्वायर। निसंदेह 2 से 2 गया, d थीटा से d थीटा गया, t का वैल्यू एकदम दौड़ कर आ गया m r ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। चेक कर लो, m r ओमेगा स्क्वायर अपान 2 पाई है यह टेंशन का वैल्यू। एकदम आराम से देखो, टेंशन t इधर लगा, ये t इधर लगा, पूरा लाइन यही एक दो लाइन का ही स्टेप है। dm r ओमेगा स्क्वायर, इसको ध्यान देना कि कई जगह यह रिंग वाला क्वेश्चन आता है, एक तरह से ही टूटता है हर जगह, एक बार सीख लोगे हर जगह ऐसे ही रहेगा। ये dm r ओमेगा स्क्वायर किधर हो गया बाहर, इधर क्या हो गया t sin d थीटा बाई 2, t sin d थीटा बाई 2, इधर का फोर्स इधर से बैलेंस 2t sin d थीटा बाई 2 dm r ओमेगा स्क्वायर। d थीटा बहुत छोटा है, थीटा छोटा होगा sin थीटा को थीटा लिखते हैं बेटा, याद रखिएगा थीटा छोटा होगा sin थीटा थीटा लिखा जाता है, cos थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखा जाता है, और tan थीटा भी थीटा ही लिखा जाता है, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा करते हैं तो थीटा बहुत छोटा तो थीटा स्क्वायर बाई 2 भी लिखते हैं, तो 1 भी मान लेते हैं, बहुत जरूरत पड़ता तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं। और वो क्यों बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, वहीं से आता है। sin नेगलेक्ट करते हैं, थीटा स्क्वायर बाई 4 2 से कटता है थीटा स्क्वायर बाई 2। हां नोट किया, तो इधर 2t sin d थीटा बाई 2 dm r ओमेगा स्क्वायर छोटा है तो ये d थीटा बाई 2 हो गया, 2 2 कटा दो t d थीटा बचा, dm का मान लिख लिया, dm का मान हो गया 2 पाई r में मास कितना है m है, तो r d थीटा में मास कितना होगा m अपान 2 पाई r इनटू r d थीटा r कर गया। इसलिए कई लोग r भी नहीं लिखते, एंगल से ही काम चला लेते हैं। भाई देखो पूरा 2 पाई एंगल में मास m है, तो d थीटा में क्या होगा मास, तो m अपान 2 पाई में m, तो यूनिट में m अपान 2 पाई, d थीटा में m अपान 2 पाई, d थीटा डायरेक्ट हो गया, d थीटा कट गया, t निकल कर आ गया। ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड सेंटर ऑफ मास से है, तो इतना हो जाता बोलिए। अब आगे बढ़े, चलिए इसको जल्दी कैसे कर सकते थे ये भी सीख लिया जाए हम लोग, बिटा दिए। जल्दी के लिए क्या करना था सुनो, ये रोटेट करा था ना ओमेगा से, तो हम कहते हैं इसको आधा काट दो, टेंशन तो हो गई, काटो मतलब देखो, तो इस आधे वाले पार्ट में यदि टेंशन पूछा जाए यहां, तो यहां होगा टेंशन टी नीचे, यहां भी होगा टेंशन टी नीचे। ऐसा इसलिए काटे क्योंकि आधा काटने पर फोर्स बनाना आसान होगा, ये काटेंगे तो क्या होगा इस वाले को नीचे खींच रहा होगा, यहां भी नीचे, क्योंकि टेंशन तो टेंजेंशियल होता है, तो यहां से भी टी नीचे, यहां से भी टी नीचे, आधे का फ्री बाई डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि mr ओमेगा स्क्वायर लिखना है तो कोई बॉडी जब हो जाता है तो पहले तो मास m/2 हो गया है, इतने क्वेश्चन था। और जो mr ओमेगा स्क्वायर जब पार्टिकल सिस्टम होता है तो mr ओमेगा स्क्वायर एक पार्टिकल पर लगता है, जब ये तो सिस्टम हो गया एक प्रकार के मास का, इसका mr ओमेगा स्क्वायर कहां लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर। यदि याद हो तुम लोग को रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से 2r बाई पाई पर होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास भी करवाए पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास, तो उसमें याद भी हो जाएगा। तो यहां सेंटर 2r बाई पाई होगा, निकलवाएंगे भी ये सेंटर ऑफ मास, और याद भी रखना होगा आप लोगों को सेंटर ऑफ मास में ये 2r बाई पाई होता है, और यहां पर लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, m कितना हो जाएगा m/2, r का काम कौन करेगा 2r बाई पाई इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर कर दिया, इधर का, तो इधर का फोर्स कितना हो गया 2t, और इधर का कितना हो गया m हो गया मास m/2 आधे का, सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई इनटू ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, t बराबर क्या आ गया भाई mr ओमेगा स्क्वायर अपान 2 पाई। चेक कर लो, टेंशन t बराबर mr ओमेगा स्क्वायर अपान 2 पाई, मात्र एक लाइन में हो गया। किस कंसेप्ट से, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। तो जब ये सर्किल में घूम रहा है तो हमने आधा काटा यहां से, ये क्यों प्रिफर किया, तो इसमें टेंशन आराम से बन रहा है सीधा सीधा, ऐसे काटो टी नीचे 2t हो गया, अब ऑक्सीजन तो एंगल पर आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरा पता होगा कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास भी हम लोग जानते हैं, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r बाई पाई होता है, तो टोटल मास जो m/2 है वो यहाँ पर रखाएगा,
और इसको मान लेंगे पूरा पार्टिकल की तरह ट्रीट करें तो यह ऐसे सर्किल में घूम रहा है। तो इसका mr ओमेगा स्क्वायर m/2 पास आधा हो गया, m/2 r हो गया 2r/पाई इनटू ओमेगा स्क्वायर बराबर करते ही t निकल कर आ गया। यही दो तरह का क्वेश्चन दो तरह से लगाया गया। जो लोग पहले मेथड से लगाएंगे लेंदी है, जो दूसरे मेथड से लगाएंगे शायद वो भी करके निकल जाए, जल्दी निकल जाए वो। ठीक है, अभी डिपेंड करता है तुम लोग लगा कैसे रहे थे, अप्रोच कैसे कर रहे थे हर क्वेश्चन पर। कोई हमको सजेशन दिया था पिछली बार, सर एक को नाम 30 लगा दिया करिए। आइए चले चलिए, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर। अच्छा एक अभी बच गया क्या? ये वाला लगा कि नहीं, जो टेबल वाला था, ये बड़ा आसान था। टेबल को किससे घुमा रहे थे आप लोग? ओमेगा से घुमा रहे थे। ओमेगा से घुमा रहे थे तो मतलब क्या हुआ, टेबल पर रख दिया है तुमने ब्लॉक, और ये ब्लॉक ओमेगा से घूमने लगा। अच्छा जान रहे ना, तुम लोग से बोले थे कि भाई जब स्लिपिंग नहीं होता है, क्यों नहीं स्लिपिंग होता, उसका कारण है कि दोनों सरफेस जब लॉक होते तो इंटरलॉक की तरह होते हैं। इंटरलॉक होकर वही चल रहा था, दोनों साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहे थे। सर वेलोसिटी इधर है, इधर न जाके इधर क्यों जा रहा है? सर इसकी स्लिपिंग को कोई रोक रहा है? स्लिपिंग को रोकने वाला कोई एक ही फोर्स है, जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। हो क्या रहा था, स्ट्रेट लाइन पढ़ते पढ़ते हम लोगों के दिमाग में बन जाता है कि बस यही फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शन इधर, ये बात तोड़ना है। अब आइए थोड़ा बात किया जाए फ्रिक्शन फोर्स। तो इस बार पहला ऐसा हिस्सा में मिलेगा सर्कुलर मोशन में जहां फ्रिक्शन फोर्स मोशन के नाम नहीं, मोशन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, क्योंकि इसको स्लिपिंग रोकना है। और ये इंटरलॉक है। इंटरलॉक होने का मतलब हुआ जो एक्सेलरेशन नीचे वाले पॉइंट का होगा वही एक्सेलरेशन ऊपर वाला पॉइंट का होगा, तभी तो साथ साथ चलेगा। साथ साथ चलेगा मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अच्छा नीचे वाले पॉइंट के पास एक्सेलरेशन किधर है? सर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, नहीं लिखा है तो लिख लेना, कांस्टेंट ओमेगा से भी रोटेट कर रहा है, जिसका मतलब है कि नीचे वाले पॉइंट के पास एक्सेलरेशन केवल टुवर्ड द सेंटर है। और ये भी साथ साथ चल रहा है इंटरलॉकिंग के कारण, ऐसे स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो, और साथ साथ चला तो उसका भी एक्सेलरेशन कितना चाहिए? टुवर्ड द सेंटर, तभी तो साथ साथ चलेगा। और टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन होने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर होना चाहिए? सेंटर की तरफ, मतलब मोशन इधर लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इधर। मोशन का डायरेक्शन किधर है बेटा? इधर की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भाई साहब इधर की तरफ। ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लग गया बेटा? सेंटर की तरफ, ताकि स्लिपिंग न। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? स्लिपिंग रोकना। अब जब इधर भाग रहा है तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या लगाएगा? पीछे थोड़ी फोर्स लगाएगा, इसको सर्किल में घुमाना चाहेगा साथ साथ चलने के लिए। सर्किल में घुमाना चाहेगा मतलब ये क्या लगेगा? जैसे ही साथ साथ चलेगा फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लगेगा। जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स है, तो टेंजेंशियल फोर्स इधर चलने के लिए इधर लगना पड़ेगा, जो इंटरलॉकिंग देगा। इसका फ्रिक्शन फोर्स इस समय सेंटर की तरफ होगा। अप्लाई करा जाए, लौट जाए, लौट आए। साइकिल सवार कैसे मुड़ता है? तो बिना कुछ किए साइकिल जिधर उधर है, इधर मुड़ना है तो इधर झुका देता हल्का सा। तो झुका क्यों रहा है? झुका क्यों रहा? उसका पहिया क्या हो गया? झुकाते ही मान लो इधर मुड़ना है और इधर झुका दिया। जैसे इसने ये झुकाया यहां से, तो नहीं लगता इसने फोर्स ऐसे लगाया अर्थ पर? तो अर्थ इस पर फोर्स कैसे लगाएगा? अर्थ इस पर, ये तो अर्थ पर लगा ना। और इस पर किधर फोर्स लगाएगा? इधर। इसने तिरछा किया, तुम गए और साइकिल तिरछा किए तो तुमने फोर्स ऐसे लगा दिया ना, ये तिरछा मारने लगे अर्थ पर, ये तिरछा मारने लगे तुम अर्थ पर। तुम्हारा साइकिल तिरछा लगाया तो इसने भी तिरछा लगाया। अब इसी का एक कंपोनेंट क्या होता है? नॉर्मल, और इधर दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? टेंजेंशियल। क्या बेंडिंग ऑफ साइकिल समझ में आया क्या हुआ? हाँ क्यों ना लगा डाले यहीं पर, खत्म कर दो। इतना बात कर दिए तो ये तो खत्म हो जाएगा दो लाइन में। फिर से आप दिमाग लगाओ। साइकिल सवार कैसे घुमाते हो भाई? कभी मुड़ते हो तो साइकिल लिया, साइकिल को घुमा दिया, ऐसे झुका दिया। साइकिल जैसे ही झुकाए तो क्या हुआ? जल्दी से बताओ। साइकिल झुकाए तो फोर्स कैसे लगाए? एंगल पर, हाँ या ना? तो फोर्स किधर लगाए? फोर्स साइकिल ने एंगल पर लगाया, किस पर? अर्थ पर। तो अर्थ ने भी वही दिया एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से। अब इसका जब ये इधर दिया फोर्स और आपका साइकिल ये था, आपने साइकिल को ऐसे झुका दिया तो वर्टिकल से थीटा झुकाया, तो आपने अर्थ पर इधर फोर्स दिया, अर्थ ने आप पर रिएक्शन फोर्स इधर दिया। क्या है? आर का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? जल्दी बताओ बेटा। आर कॉस थीटा। आर का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? इस आर कॉस थीटा को हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इस आर साइन थीटा को क्या नाम देंगे? फ्रिक्शन फोर्स। यही बोलते हैं जब साइकिल बेंड करता है तो फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड द सेंटर। कहां से फ्रिक्शन फोर्स आया? सरफेस से दिया।
सरफेस ने किसी एंगल पर फोर्स दिया था, उसका एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल, दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल, जो पैरेलल कंपोनेंट r sin थीटा, और समझोगे r cos थीटा जिसको हम m कह रहे हैं, यही mg के बराबर है, यही mg को बैलेंस किया है। और जो r sin थीटा है, ये क्या है बेटा, r sin थीटा को कौन बैलेंस कर रखा है, फ्रिक्शन फोर्स। इधर लिख दो फ्रिक्शन फोर्स है r sin थीटा, बैलेंस नहीं किया सर, फ्रिक्शन फोर्स है। r sin थीटा ही फ्रिक्शन फोर्स है, बैलेंस काम किया, r sin थीटा ही फ्रिक्शन फोर्स है। और जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, यही इसको क्या दे रहा है, mv स्क्वायर बाई r। अब तुम्हें बताइए, इसको डिवाइड कर दें तो क्या tan थीटा बराबर, इसमें से इसको डिवाइड कर दिया है तो आर कट जाएगा बेटा, m कट जाएगा, क्या जाएगा, v स्क्वायर बाई rg। ये सलाम सी बात है कि नहीं ना, साइकिल गया बोल गया तो फोर्स ऐसे लगाया, फोर्स ऐसे लगाया तो सर एंगल पर लगा, ये इसका भी एक एंगल पर फोर्स आया, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल, दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल, जो वर्टिकल है वही नॉर्मल है, जो mg को बैलेंस किया है, जो टेंजेंशियल है वही फ्रिक्शन फोर्स है, जो r sin थीटा के बराबर। क्या क्या, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। ये हमने साइकिल वाला कैसे झुकाता है मुड़ते समय, उसका कंसेप्ट क्लियर किया। क्या रखा गया कि नहीं भाई, कंसेप्ट पूछेगा किधर फोर्स लगा रहा और साइकिल पर, सर एंगल पर ऐसे, इसी का एक कंपोनेंट नॉर्मल है, दूसरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इसका मतलब है जितना झुकाते जाए, थीटा बढ़ाते जाए, उतना भी बढ़ता जाएगा। ऐसा है तो सुता नहीं है ना, करते भी कई लोग है ना, तो देखते हुए रेसर है तो तुम लोग मत कर देना, क्यों बताने में 2 मिनट, ठीक है। जैसे जैसे आप झुकाते जाते हैं वैसे वैसे सही बात है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है मुड़ते समय, तो क्या जितना मन करे उतना झुका सकते हैं, नहीं, सावधान हो जाओ, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो r sin थीटा mv का भैया, जितना मन करे उतना फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नहीं बढ़ सकता, एक लिमिट तक ही फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। ये समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ, अब ऐसे भी समझ लो ना, हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, स्लाइड कराने, तो साइकिल झुका रहे हैं तो कोशिश क्या है, इधर जाओ स्लाइड करा दी, हम तो हमेशा उल्टा करते और सीधा हो जाता है, चलते भी उल्टा है, मतलब फोर्स लगाते पीछे है और भगवान की तरह चलो आगे जाओ। किसके कारण चल रहे हो, अपने कारण? क्या तुम दौड़ रहे हो? हाँ हम दौड़ रहे हैं, लेकिन तुम फोर्स किधर लगा रहे हो, तुम तो फोर्स पीछे लगा रहे हो, तुम चल किसके सहारे रहे हो, अपने सहारे नहीं, अर्थ द्वारा मिले हुए फोर्स के सहारे चल रहे हो। हम लोग अपने सहारे चल भी नहीं सकते और मार घमंड किए रहते, हम ये कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, हर जगह नेचर का सहारा लेते हैं, चाहे बोलने से लेकर चलने से लेकर, नेचर नहीं तो आप नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? आ जाइए, अब चले बात किया जाए आगे। तो क्लियर सा बात यहां पर हम लोग का हुआ कि हम लोग दौड़ कैसे रहे थे, बता दिया भाई दौड़े। अब मुड़ कैसे रहे, तो मुड़ रहे तो इधर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप साइकिल भी चला रहे हैं तो साइकिल में क्या कर रहे हैं, झुका दे रहे हैं ताकि स्लिप कर जाओ, ये तो आप झुका के देख लेना स्लिप कर जाओ। हम किए, छोटे में गिरे हैं, मोड़े पर गिरे हैं, अब बरसात में, ठीक है, तो समझोगे स्पीड तेज रहा होगा। तो जैसे हम लोग आइए, आप झुका दिए और थोड़ा सा जोश में और झुका दीजिए, काम हो गया काम। अब क्यों गिर गए, अब ध्यान दीजिए यहाँ, ये देखिए ना, जैसे जैसे तुमने क्या किया, झुकाया, थीटा बढ़ाया, निसंदेह mv स्क्वायर बाई r भी बढ़ा, लेकिन सर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है। क्या फ्रिक्शन फोर्स जितना मन करे उतना बढ़ सकता है? नहीं सर, फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, ये mv स्क्वायर बाई r है, यही r sin थीटा है। इसका मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, म्यू के नहीं होगा बेटा, म्यूएस होगा, म्यूएस mg, यम कट गया। बड़े लड़के सोचते सर साइकिल ऐसे चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि हम लोग को ये कहा जाता है तो मोशन का अपोज करता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज वाला शब्द नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का जरूर टेंडेंसी अपोज करने का, लेकिन उसको स्लिपिंग का अपोज करने का टेंडेंसी है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है क्या एक्चुअल में, द कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस। कांटेक्ट फोर्स मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन सरफेस ऑन अनदर सरफेस इज कांटेक्ट फोर्स। एम आई राइट? Contact force is what? The force exerted by one surface to the other surface which are in contact is called the contact force. And the component of contact force which is parallel to the surface is called the friction force. And the component which is normal to the surface is known as a normal contact force. तो फ्रिक्शन के डिफिनेशन पर डिफर करें तो समझ आ जाता क्या कर रहे हैं हम लोग। अब तो समझ में आ गया ये बात बेटा आप सब लोग को। तो यहाँ पर बोल सकते हैं m कर गया तो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस जी आर हो गया सर, ये v मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, अंडर रूट
म्यू एस जी आर कर सकते हो भाई। तुम चाहे जितना झुकाते जाओ, लेकिन झुकाने का एक लिमिट है, उससे ज्यादा झुकाओगे तो स्लिप कर जाओगे। इसके लिए स्पीड तुम्हारा अंडर रूट म्यू एस जी आर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर इस पर एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर की जगह लिख दो म्यू एस जी आर अंडर रूट स्क्वायर करो तो म्यू एस जी इनटू आर अपान आर जी। कट गया बेटा, tan थीटा बराबर म्यू एस, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस। हाँ समझ में आया। झुकाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। देखो ज्यादा वेलोसिटी से आप पास करेंगे, टेप चल रहे हैं तो झुकाना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा झुका दिए तो स्लिप कर जाएंगे। और मैक्सिमम एंगल जितना तक आप झुकाएंगे विदाउट स्लिपिंग वो है tan इनवर्स म्यू एस। tan इनवर्स म्यू एस तक यदि आप साइकिल टेप चला देंगे झुका के तो ठीक है, उससे ज्यादा एंगल करते ही आप स्लिप कर जाएंगे। आया, इसको बताते बताते मिधर खत्म कर दी। साइकिल सवार कैसे चलता है क्लियर हो गया, तुम कैसे दौड़ते हो ये भी क्लियर हो गया, बाइक कैसे चल रहा होगा ये भी जाना, बाइक हल्का सा झुका देते हो। अच्छा जो रेसर वाले वो झुका देते हैं क्योंकि उनके पहिए का जो देखते होंगे कटिंग ज्यादा होता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अच्छा बताओ हम लोग कितना गदर पढ़े हैं कि नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा तो मोशन ही नहीं चल अपोज करता है। बचपन में ऐसा रखाया गया है कि हमारे सबसे मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में रहता है फ्रिक्शन फोर्स एक बुरा सा फोर्स जो मोशन का अपोज करता नहीं सर, तो ये दिमाग से निकालिए। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, when two surfaces are in contact the force applied by the one surface to the other surface is called the contact force and the component of contact force which is parallel to the surface is called the friction force। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आप सब लोग को कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो एक सरफेस द्वारा दूसरे सरफेस पर फोर्स लगता है, उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और कांटेक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वह फ्रिक्शन फोर्स है। जब साइकिल सवार मुड़ता है किसी बैंक पर, रोड पे, सॉरी बैंक पर नहीं, सॉरी जब साइकिल सवार किसी रोड पे मुड़ता है, टर्निंग पर मुड़ता है तो साइकिल को क्यों झुकाता है? जब झुकाता है तो फोर्स कैसे देता है, एंगल पर, तो उसको भी एंगल पे मिलता है। तो ऑटोमेटिक उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आता है अपवर्ड और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल आता है। जो टेंजेंशियल आता है वो टुवर्ड द सेंटर आता है, वही इसको सेंटीमीटर फोर्स काम करता है। और जो कंपोनेंट टेंजेंशियल है सरफेस के वही तो फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा मैं फ्रिक्शन फोर्स का बात समझ में आ रहा है कि हम दौड़ते हैं तो क्या करते हैं भाई, अपने पैर को इस तरह, पैर मतलब पंजा है यहाँ पर, पंजे को इस तरह से फोर्स देते हैं तब करते समय सर्किल में दौड़ते हैं तब, ताकि वो लगातार फोर्स इधर लगाए, एंगल पर ऐसे लगाए और हमको फोर्स इधर मिले। और इस फोर्स का एक कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर और एक कंपोनेंट नॉर्मल और ये फ्रिक्शन। लेट क्लियर। लेकिन फ्रिक्शन का भी एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक ही हम उतना स्पीड से दौड़ पाएंगे। ये लिख लिया कि नहीं सबने? साइकिल वाला बात क्लियर? क्या क्या बात क्लियर भाई? कभी दिया कि भाई इतना झुके कैसे स्पीड से चलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू v, थीटा दिया है v निकल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v इसका वही या इतने स्पीड से चलना है तो कितना झुका दिया जाए ये भी मिल जाएगा। रेडियस भी देना पड़ेगा, किस रेडियस में जाना है। दूसरा बात है क्या भाई, मैक्सिमम कितने स्पीड से जा सकते हैं तो उसके लिए म्यू का सहारा लेना पड़ेगा, v मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी आर। ये अलग बात है, यहां से हो गया फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी और ये एफ इसका बढ़िया, क्योंकि तो फ्रिक्शन फोर्स दिखाई दे दिया है तो भाई इसका मैक्सिमम ये वैल्यू v बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। और ये अब कैसे बढ़ेंगे, थीटा के बढ़ाने से दिख रहा है। और यह बढ़ता जाएगा तो भाई एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगा, म्यू एस एम जी तक पहुंचते ही, म्यू एस एन तक पहुंचते ही ये एम कर जाएगा, स्लिप करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो वेलोसिटी इससे ज्यादा मत करिए अंडर रूट म्यू एच जी। क्या बता सकते हैं जितना मन करे उतना झुका सकते हैं? नहीं सर, जितना मन करे उतना भी नहीं झुका सकते हैं, झुकाने का भी अब लिमिट है। v स्क्वायर रख दिया यहाँ पर, वैल्यू म्यू एच आर tan थीटा म्यू एस आर मैक्सिमम जो झुका सकते हैं और tan इनवर्स म्यू एस। मतलब तीन तरह का क्वेश्चन है, एक इस पर, एक इस पर और एक थीटा मैक्सिमम क्या होगा, एक थ्योरी है तुम्हारा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। हुआ कि नहीं भाई? इधर देखो, अब ए आर किधर है, टुवर्ड द सेंटर है बेटा, तो इसको भी यार किधर चाहिए, साथ साथ चलने के लिए टुवर्ड द सेंटर कौन देगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। यहां क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरलॉक है, साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है तो कौन दे रहा है इसको फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है टेंजेंशियल सेंटर की तरफ, तो सर्किल में तभी जाएगा तो फोर्स मिले इसको सेंटर। इसका मतलब ये हो गया यहां पर यह बराबर कितना हो गया, यम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बढ़ाते रहेंगे तो यह बढ़ता रहेगा, कब स्लिप करेगा, जब ये म्यू एम जी इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाए। यम यम कट गया भाई, ओमेगा बराबर कितना आ गया, अंडर रूट म्यू जी बाई आर। सॉरी ये मैक्सिमम ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो मैक्सिमम ओमेगा ये होगा कि फ्रिक्शन पे लिमिट तक पहुंच जाए। तो ओमेगा मैक्स जो है वो अंडर रूट म्यू जी बाई आर। इस पर बेटा क्वेश्चन कई बने, घुमा घुमा कर क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन तो ऐसा बना, इस बार आया क्वेश्चन है, एक में तो ये पूछता है ओमेगा दे देता है, पूछता फ्रिक्शन फोर्स का कोएफिशिएंट का मिनिमम वैल्यू क्या हो।
ओमेगा ना देके फ्रीक्वेंसी को जगह दिया जाएगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में लेना, फ्रीक्वेंसी आ गया। इसी क्वेश्चन हम ये भी पूछ सकते थे, एक टेबल यह फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल टेबल है, r डिस्टेंस पर एक ब्लॉक रखा गया है, बताओ मिनिमम क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए कि वो स्लिप ना करे। अब कैसे निकल जाएगा? उल्टा क्या यहां पर लिखे भाई, ओमेगा बराबर क्या था, अंडर रूट म्यू जी बाई आर। अरे बोलिए, ये मैक्सिमम ओमेगा था, मतलब यहां थोड़ी ऐसे होगा कि ओमेगा का वैल्यू जो होना चाहिए वो अंडर रूट म्यू जी आर से, म्यू जी बाई आर से कम होना चाहिए ना मैंने। अरे यहां से थोड़ी से करते क्वेश्चन, तो यह किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ एमआर ओमेगा स्क्वायर फ्रिक्शन फोर्स। तो ये ना कहते भाई कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन क्या होना चाहिए, म्यू एम जी होना चाहिए या बराबर। और एफ का वैल्यू तुम लोगों ने बताया यम आर ओमेगा स्क्वायर, यम कट गया, ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन ये अंडर रूट म्यू जी बाई आर। अब उल्टा बोला जाए, म्यू का कंडीशन पूछा जाए, ओमेगा दे दिया जाए, तो सही बात है, उल्टे उल्टे ये ना होगा, म्यू का वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाई आर। तो म्यू क्या होगा, म्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। म्यू ग्रेटर लगा है, इसका मतलब मिनिमम बात करें तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हो जाए। ये भी पूछा है। अब मान ये क्या हो सकता है बेटा, ब्लॉक के पॉइंट की जगह ब्लॉक रख दे, कई जगह मॉस्किटो रखा है, घुमाया क्वेश्चन खुद। एक जगह ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि इतने डिस्टेंस पर है तो इस ओमेगा पर वो रोटेट कर जा रहा है, बताओ इतने डिस्टेंस पर हो तो कितने मैक्सिमम ओमेगा पर वो रोटेट कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, रोटेट नहीं सॉरी स्लिप कर जाएगा। अब R1 दे दिया तो तुमको ये भी दिख रहा है ना, यम कट गया, आर ओमेगा स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू जी पर। सेम ब्लॉक है तो इतने 2 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो इस ओमेगा पर स्लिप कर रहा है, बताओ यदि 4 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो किस ओमेगा पर स्लिप करेगा। तो याद दिख रहा है, म्यू जी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, म्यू जी दोनों केस में सेम रहेगा, एक ही ब्लॉक है, एक ही सरफेस है। तो सर r1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू r2 ओमेगा 2 स्क्वायर से निकलकर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इस पॉइंट पर कई क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही बोल दिया। पहला क्वेश्चन क्या बोला भाई, यह पूछेगा भाई मैक्सिमम क्या ओमेगा हो कि वह स्लिप ना करे, या मिनिमम क्या ओमेगा हो कि वह स्लिप करने वाला हो जाए, या मिनिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स है कि वो स्लिप ना करे, मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू म्यू। या यह कर दिया बेटा इतने दूरी पर रखे हैं तो यह ओमेगा पर स्लिप कर रहा है, तो बताओ इतने दूरी पर रखने पर किस एंगुलर वेलोसिटी पर वह स्लिप करेगा। तो इसमें समझ आना म्यू जी दोनों में सेम हो जाएगा। तब r1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल r1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू r2 ओमेगा 2 स्क्वायर लगा देना। मतलब इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन खुद बनते हैं, इसको ध्यान देना, इसीलिए यहीं पर हम ज्यादा रुक गए और कई चीज खत्म कर दी। अब क्लियर हो गया, साइकिल सर्किल में चलता है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, टेंजेंशियल उसके मोशन के या सेंटर की तरफ, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल मोशन के या हॉरिजॉन्टल सेंटर की तरफ, हॉरिजॉन्टल सेंटर की तरफ लगता है तो टेंजेंशियल ही हर सरफेस में, लेकिन टेंजेंशियल तो कई डायरेक्शन हो सकता है, इधर उधर सब, तो हम टेंजेंशियल मोशन के अपोजिट नहीं या मोशन के डायरेक्शन में भी नहीं, वो तो सेंटर की तरफ। क्यों है, झुका दिया इसलिए। आया समझ में? इसी तरह यहां भी है, यहां रख दिए तुम और ओमेगा से घूम रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो स्लिप क्यों नहीं कर रहा है सर, साथ साथ चल रहा, साथ साथ चल रहा, मतलब जो नीचे वाले का एक्सेलरेशन है वही ऊपर वाले का होना चाहिए। नीचे वाले का एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड द सेंटर है, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है। ऊपर वाले को कौन स्लिप करने से रोक सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्सेलरेशन देगा, टुवर्ड द सेंटर। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक लिमिट तक न पहुंच जाए। लिमिट क्या है, म्यूएसएन है, तो म्यूएसएन यानी यहां एमजी के बराबर के हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा तो ये एमजी के बराबर। क्लियर? A horizontal table is free to rotate about its vertical axis. A block is placed at a distance r from the axis on the table. From the axis on the table. It start rotate from rest. It start rotate from rest with constant angular acceleration alpha.
about its vertical axis. Find at what angular velocity block start to sleep and at what time it start to sleep and at what time it start to sleep. नीचे निकलेगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, हाँ ब्रैकेट में छुड़ गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू। इतना समय काफी है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है बेटा, हॉरिजॉन्टल समझना भाई, ये तो वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल समझना ऐसे। अब बताओ यहाँ पर ब्लॉक रखा है, इसने मोशन रेस से स्टार्ट किया, मतलब ओमेगा नॉट 0 दे रहा है और अल्फा कांस्टेंट भी दे रहा है। अच्छा अल्फा तो ओमेगा लग रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा अब बताइए स्लिप ना करने के लिए कौन रोकता है? फ्रिक्शन फोर्स का काम स्लिप ना करने देना है स्टैटिक फ्रिक्शन का। और क्यों है? तो ये इंटरलॉकिंग है भाई, इसमें फंसा हुआ है, इंटरलॉक किया हुआ, साथ साथ चलेगा ही चलेगा। और इसको जो फोर्स लग रहा है कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है। चले अब बताओ नीचे वाले पॉइंट के पास कौन कौन एक्सेलरेशन है इस समय, जिस पर ये रखा है कि साथ साथ चलने का मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। जो इसके नीचे वाले पॉइंट का होगा वही ब्लॉक का भी होगा। हाँ ये अलग ही नीचे वाले पॉइंट का टेबल रोटेट करने का रोटेट कर रहा है और ये इंटरलॉकिंग इसके साथ साथ, इंटरलॉकिंग माने फ्रिक्शन फोर्स ले जा रहा है साथ साथ। तो सर साथ साथ ले जाने के लिए जो नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है वही उसका भी होना चाहिए एक्सेलरेशन। नीचे वाले पॉइंट के पास क्या क्या एक्सेलरेशन है जरा बताइए? AR है अंदर और AT है टेंजेंशियल। AR किधर है बेटा? अंदर की तरफ, और AT किधर है? टेंजेंशियल। क्या सेंटर की तरफ AR और AT आ गया कि नहीं भाई? इसका मतलब है एक्सेलरेशन किधर है? इधर की तरफ। इसका मतलब यह एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, नीचे वाले पॉइंट पे। नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इधर आना चाहिए। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर आने का मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए वो इधर लगना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन इधर आया। जिधर नेट फोर्स है, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही नेट फोर्स होता है। यहाँ नेट फोर्स क्या? सरफेस के पैरेलल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब स्लिप नहीं करना है तो फ्रिक्शन फोर्स को इधर होना पड़ेगा। इस बार फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ नहीं, नॉट टेंजेंशियल, बल्कि किसी एंगल पर आ रहा है। अब इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर आ गया? न सेंटर की तरफ, नॉट टेंजेंशियल, बल्कि किसी एंगल पर। और ये भी सही है, टेंजेंशियल यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि AT बराबर R अल्फा है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स यह बराबर लिखेंगे m into A। यम अच्छा लगा, A की जगह क्या लिखा? AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सर AT तो क्या है? R अल्फा, और AR क्या है? R ओमेगा स्क्वायर। अल्फा कांस्टेंट तो AT का, अल्फा कांस्टेंट तो AT भी कांस्टेंट है। सुन रहे हो? अल्फा कांस्टेंट तो AT भी कांस्टेंट, लेकिन ओमेगा लगातार बढ़ते जा रहा है। ओमेगा बढ़ता जाएगा तो क्या AR बढ़ता जाएगा कि नहीं? आवाज में एकदम नाश्ता उसा करके आया नहीं। अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा तो बढ़ता ही नहीं जाएगा। अल्फा मानेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये तो ओमेगा बढ़ाते जा रहा है। ये अल्फा है ना, अल्फा क्या कर रहा है? ओमेगा को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ओमेगा लगातार बढ़ता जाएगा तो क्या AR बढ़ता जाएगा कि नहीं? AR बढ़ता जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है कि नहीं? ऑटोमेटिक एक ऐसा ओमेगा आएगा जिसमें फ्रिक्शन अपने, क्योंकि AT तो कांस्टेंट है, बढ़ क्या रहा है? ओमेगा। ओमेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगा, और जैसे ही लिमिटिंग तक बढ़ गया उसके बाद क्या होगा? नहीं बढ़ पाएगा फ्रिक्शन। उससे जैसे ही ज्यादा ओमेगा करोगे यह क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम कितना तक स्लिप नहीं करेगा? जब तक फ्रिक्शन mg तक न पहुंच जाए, तभी तक जो नीचे वाले का एक्सेलरेशन है वही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। जब तक स्लिप नहीं कर रहा तब तक, जब तक फ्रिक्शन को लिमिट तक न पहुंच जाए। लिमिट पर पहुंच गया, m कर गया। अभी क्या हो गया बेटा? μg इक्वल टू, ध्यान देना AR का मतलब R ओमेगा स्क्वायर, और ये R अल्फा, R बाहर निकलेगा, R स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो R हो जाएगा अंडर रूट AR की जगह ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा पर पावर 4, और ये हो गया प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको नीचे कर लो, μg बाई R अंडर रूट ओमेगा पर पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अरे इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पर पावर प्लस अल्फा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये हटाओगे 1/4।
ये मैक्सिमम ओमेगा है जब तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं, और ये है म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल पावर 1/4। इसका मतलब है टेबल में यदि ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा आ गया, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ नहीं बल्कि फ्रिक्शन फोर्स रेडियस से कुछ एंगल पर आएगा। फ्रिक्शन का ही एक कंपोनेंट इसको क्या देगा, सेंटीमीटर फोर्स, और फ्रिक्शन का ही दूसरा कंपोनेंट उसको टेंजेंशियल फोर्स देगा। कुछ भी फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है सर्कुलर में? क्या हुआ टेबल पर? कहने का मतलब स्लिप नहीं करने के लिए साथ साथ चलना है तो एक्सेलेरेशन सेम, साथ साथ चलना है तो जो नीचे वाले का एक्सेलेरेशन वही इसका होगा। नीचे वाला क्या AR भी है और AT भी, क्यों AT सर अल्फा है तो AT है ही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन इधर है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा ताकि स्लिप ना करे। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, m into a अंडर a बराबर अंडर AR इसका प्लस AT स्क्वायर। सर AT तो कांस्टेंट है लेकिन अल्फा है तो ओमेगा बढ़ता ही रहेगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू बढ़ाता ही जाएगा। ऑटोमेटिक एक ऐसा ओमेगा आएगा जिस पर ये स्लिप कर जाएगा, किस पर स्लिप कर जाएगा, निकल गया। अब पूछ लो कितने टाइम पर करेगा, तो अल्फा कांस्टेंट है सबको पता है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0, टी बराबर ओमेगा बाई अल्फा, कुछ करना ही नहीं है। टाइम निकालना है तो बस क्या कर देना है, टाइम निकालना है तो टी बराबर ओमेगा बाई अल्फा, तो यहां 1 बाई अल्फा, या आगे लगा रहा हूं, टाइम निकल कर आ गया जिस टाइम पर वो स्लीप करेगा। कुछ भी आया कखा की तरफ पढ़ाया जाए, इनमें कौन सा दिक्कत है? यही ना सीखे थे कि एक्सेलेरेशन यदि कहीं भी भाई स्लिप नहीं कर रहा है तो जो नीचे वाले का एक्सेलेरेशन है उसका एक्सेलेरेशन दोनों साथ साथ चलेगा। अब टेबल क्या भाई घूम भी रहा है और साथ में अल्फा है तो ओमेगा भी बढ़ रहा है, तो हर पॉइंट के पास AT भी है और AR है। AT तो कांस्टेंट है, AR लगातार बढ़ रहा है, AR बढ़ेगा तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब मोड़ पर मुड़ो तो उसमें बाइक का एक्सीलेटर ले लो ताकि गिर जाओ, एक्सीलेटर लेकर बनना चाहिए, अरे माथा फोड़ देंगे ऐसा, एक्सीलेटर भी काम हो जाएगा, समझ आ जाएगा। क्यों नहीं लेना चाहिए, अब बात समझा रहे हैं वहां पर। देखो क्या हो रहा है, जिस समय आप एक्सीलेटर भी ले रहे हो और मुड़ भी रहे हो, जरा समझो उस समय फोर्स किधर लगता है। अरे बड़ा जबरदस्त बात है भाई, पहले पूरा क्लियर समझो। आप मुड़ भी रहे हो और साथ में एक्सीलेटर भी लियो, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दे रहा है। एक्सीलेटर क्या कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दे रहा है। अब बताओ किधर लग रहा होगा, उससे कैसे तुम मुड़ रहे होगे, क्या हो रहा होगा, तुम्हें नहीं पता, सब काम इंजन कर रहा है। झुकाते आप हैं, आप झुका रहे हैं, आप क्या हो रहा है जब आप एक्सीलेटर भी ले लिए। एक्सीलेटर लेने का मतलब हो गया कि आप AT इधर भी जनरेट कर रहे हैं और झुका भी रहे हैं साथ में, मतलब AR भी ले रहे हैं। AT और AR दोनों देने वाला कौन है, फ्रिक्शनिंग फोर्स। यार एक बड़ा मजेदार चीज भी पूछता है, इसको समझ तो लगा देंगे, मान लो कि जब मोड़ भी रहे हैं और दोनों तो समझ में आता है सर, लेकिन उसके पहले तो आप थ्योरी समझ लो, आप पढ़ाई कराए। अब साइकिल क्या था, 3D पिक्चर कैसे होगा जब बाइक वाला चल रहा है, दो काम कर रहा है, तो क्या क्या मुड़ भी रहा है, टर्न भी कर रहा है और एक्सीलेटर भी। समझो जरा सा, मान लो एकदम अच्छे से, ये है पोजीशन तुम्हारा, ऐसे सीधे सीधे, अब मोड़ आ गया, सेंटर इधर है मोड़ने वाला, तुम साइकिल या बाइक को झुका के दिए, साइकिल का तो पहले भी मार रहे हो झुकाते समय, अब बाइक का एक्सीलेटर ले रहे हो, तो क्या हुआ उस समय, फोर्स कैसे लगेगा उस समय। या तुम ही सर्किल में दौड़ रहे हो तो साथ साथ में दौड़ने के साथ क्या कर रहे हो, स्पीड भी बढ़ा रहे हो और मुड़ भी रहे हो, उस समय फोर्स कैसे लगेगा। मान लो सेंटर ये है और जो आप झुका रहे हो इस तरह से थोड़ा सा एंगल पर झुकेगा, फोर्स लगेगा और फोर्स ऐसे आएगा, रिएक्शन फोर्स। आप इस पर फोर्स इधर लगाएंगे और यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगा, सेंटर इधर है, ये वर्टिकल में इधर लगाना है। अब इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, r cos थीटा, ये थीटा है मान लीजिए वर्टिकल है, r cos थीटा तो यहां आ गया, लेकिन जो r sin थीटा गिरा ना, जो r sin थीटा गिरा वो सरफेस के पहले गिरा, लेकिन वो r sin थीटा टुवर्ड द सेंटर नहीं है बल्कि रेडियस से कुछ एंगल पर है। ए भगवान सोचने के लिए दिमाग दिया है। जब हम कांस्टेंट स्पीड से टर्न कर रहे थे, सर्किल में टर्न कर रहे थे, तो उस समय ऐसे झुकाया,
ऐसे झुकाया ऐसे, तो ये नॉर्मल था, वर्टिकल था, वर्टिकल था, वर्टिकल, ये झुका ये, तो ये एंगल थीटा। उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल और दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था वो टुवर्ड द सेंटर था, जब वो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था। अब वह स्पीड बढ़ाते हुए घूम रहा है, तो ऑटोमेटिक है जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ये रेडियस है, ये ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं, ऐसे फोर्स लगेगा। ये तो ऐसे लगेगा, थोड़ा सा झुका लेगा, इधर जाएगा, ये फोर्स पर ऐसे लगेगा। फोर्स इधर लग रहा है, सेंटर इधर है, तो इसका ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। तो आर का ये कमेंट आर cos थीटा, जो आर sin थीटा आएगा ना, वो टुवर्ड द सेंटर ना आकर, वो जो हम लोग निकाल रहे थे ये सेंटर है यदि, तो आर sin थीटा, आर cos थीटा तो ऊपर आ गया, जो एनजी को बैलेंस कर लेगा, लेकिन जो आर sin थीटा वो इधर आ रहा है। और ये आर cos थीटा दे लो, ला तीसरा पेज को, जल्दी तो इतना दे दो। हाँ, ये आर sin थीटा हो गया, और ये इसका एंगल हो गया, ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब क्या हुआ, आर cos थीटा हो गया, तो n के बराबर है, के बराबर आर cos थीटा n है, और ये आर sin थीटा सेंटर पर नहीं होकर थोड़ा एंगल पर हो गया। अच्छा दिमाग लगाओ, ये एंगल अल्फा है मान लो, तो आर sin थीटा का एक कंपोनेंट इधर आएगा आर sin थीटा cos अल्फा, और इधर आएगा आर sin थीटा sin अल्फा। जानते हैं जो आर cos sin थीटा cos अल्फा है, आर sin थीटा cos अल्फा, आर sin थीटा cos अल्फा, यही सेंटीमीटर फोर्स है। अरे आर sin थीटा cos अल्फा, यही सेंटीमीटर फोर्स है, mv स्क्वायर भैया है। और जो आर sin थीटा sin अल्फा है वो m इंटू 80 है। थ्योरी पूछता है इसलिए इसको समझाना पड़ रहा है, क्वेश्चन तो कब का लगा दिए होते। ये समझ जाओ कि इस समय वो क्या कर रहा है, इसे जब कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा सीधा घुमा चुका रहा था, सीधा झुकाया, तो आर का जो कंपोनेंट आर sin थीटा वाला है वो टुवर्ड द सेंटर आया था। लेकिन जब वो एक्सलेशन भी लेगा तो एटी भी चाहिए और एआर भी चाहिए, तो उसको रिएक्शन फोर्स इधर लगाना पड़ेगा एंगल पे जैसा, तो ऑटोमेटिक आर इधर आएगा, तो उसका एक कंपोनेंट आर cos थीटा ऊपर आया, लेकिन आर sin थीटा टुवर्ड द सेंटर ना आकर रेडियस से कुछ एंगल पर आएगा, और उसका एक कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर, और ये आर sin थीटा ही फ्रिक्शन है, ये आर sin थीटा ही फ्रिक्शन है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर ना आकर किसी एंगल पर आ रहा है। और ये जो कंपोनेंट है वो m इंटू 80 है, 80 मान लिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को लगाना तो बस हम यही करते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स है, क्वेश्चन तो पूरा तरह से लगा सकते हैं। यह फ्रिक्शन फोर्स है, इधर AR है, इधर 80 है, तो फ्रिक्शन फोर्स यह बराबर क्या लिख देते हैं, m अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, बस। और मैक्सिमम स्पीड निकालना तो ये है, ये इसलिए बता दी कि R किस तरह से पूरा काम हो रहा है, ये पूरा कंसेप्ट समझा दिया। वहीं भी बीच में से कोई क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो भी, आप समझिए कि जब टर्न पर मोड़ रहे, बहुत फेमस है ना टर्न पर मोड़ना, जब टर्न पर मोड़ रहे हैं तो साइकिल सवार कांस्टेंट स्पीड से मोड़ रहा है, तब तो ऐसा झुकाता है कि जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है सर्कल के पहले वो टुवर्ड द सेंटर आता है sin थीटा, और वो फ्रिक्शन फोर्स है सेंटर की तरफ। लेकिन जब वो स्पीड बढ़ाते हुए झुका रहा है तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, सेंटर की तरफ नहीं, किसी एंगल पर। क्यों, क्योंकि उसी का एक कंपोनेंट सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है और उसी का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है। पहले से समझे थे ना, कांस्टेंट स्पीड से गया तो ये ऐसे झुका, ये आर लगा, ये आर इधर दिया, आर का एक कंपोनेंट आर cos थीटा ऊपर, आर sin थीटा नीचे, आर sin थीटा टुवर्ड द सेंटर था, वो mv स्क्वायर बाई आर हो गया, ये आर cos थीटा mg हो गया। और यही आर sin थीटा जो mv स्क्वायर बाई आर, ये फ्रिक्शन फोर्स है, आर sin थीटा का फ्रिक्शन फोर्स कर सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। जैसे जैसे झुकाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यहां भी बात हो गया भाई, यहां पे एक्सलेशन भी चाहिए तुम्हें और साथ में घुमाना भी है, तो सर 80 भी चाहिए, AR भी चाहिए, तो आर sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो एंगल पर आएगा, फ्रिक्शन इधर आएगा, फ्रिक्शन का ही एक कंपोनेंट सेंटीमीटर और एक क्या दिया टेंजेंशियल। ये पूरा थ्योरी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एकदम आसान है, तुम्हें थोड़ा सोचोगे ना तो जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। याद बार नहीं करना, एक दो बार प्रैक्टिस दिमाग में सोचोगे कैसे हो रहा है पूरा पिक्चर, और समझ में आ गया तो जहां बैठोगे वहीं एक्सप्लेन कर लो। 4 ऑप्शन देगा तो आपको फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा, आंसर आपके दिमाग में मिल जाएगा। अब हो गया कि नहीं यहां तक? अब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू mg, ये यम AR अंडर रूट AR का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर रहने दो,
एम गया तुम्हारे घर। और ध्यान देना ये क्या हो गया, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर इक्वल टू वी पर पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। चेक कर लेना, आर स्क्वायर भी दिया जाएगा तो वी पर पावर 4 इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर होल का पावर 1/4। ये वी मैक्स आ गया। मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर होल का पावर 1/4। इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता, इससे ज्यादा स्पीड करोगे तो ये क्या कर जाएगा, स्लीप कर जाएगा। अच्छा, इसमें तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, जब उसमें कहे थे वी मैक्सिमम, जब एक्सीलरेशन नहीं ले रहे थे, एक्सीलरेटर नहीं ले रहे थे, तो वी मैक्सिमम में 80 नहीं था। और इसको देखो अंडर रूट म्यू जी आ रहा है 80 हटाते ही। इसका मतलब है कि जब आप एक्सीलरेशन ले रहे हैं तो उस समय जो मैक्सिमम वेलोसिटी है स्लिप करने वाला वो घट गया है पहले से, -80 स्क्वायर घट गया है। इसका मतलब है कि जब आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे तो सेफ वेलोसिटी ज्यादा है, अंडर रूट म्यू जी आ रहा है। और जब हम ये एक्सीलरेटर भी ले लेंगे तो फ्रिक्शन है ना उसमें देगा, फ्रिक्शन तो लिमिट है, नहीं से नहीं हो सकता। अब उसी का काम क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, वो मोड़ भी रहा है और साथ में स्पीड भी दे रहा है। तो ऑटोमेटिक है पहले स्लिप करा देगा, तो क्या पूरा ताकत तो बढ़ाने नहीं लगा रहा है, कुछ स्पीड बढ़ाने में लगा रहा है। तो ऑटोमेटिक है इसका जो मैक्सिमम सेफ स्पीड आ रहा है वो मैक्सिमम सेफ स्पीड पहले से घट गया। इसलिए टर्न पर मोड़ते समय एक्सीलरेटर नहीं लेना है, कांस्टेंट से मुड़िए, ये ज्यादा बेहतर है। सुन रहे हैं क्या, ना एक्सीलरेटर लेना है ना साइकिल चला रहे तो पैडल मत मारिए, पैडल रोके रहिए और अपने आप मुड़ जाइए, फिर मारिए मुड़ते ही सीधा हो जाइए। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो ये था मैक्सिमम स्पीड कर्व जब एक्सीलरेटर के साथ, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेटर के साथ, और इसके पहले जब निकाले थे Vmax इक्वल टू अंडर म्यू जी आर कर्व जब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे थे तब। और ये दोनों चीज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का पूरा कंसेप्ट दिखाई दिया। हाँ, जब साइकिल सवार, ये सबके लिए वही बात, साइकिल हो, बाइक राइड, बाइक वाला हो, या तुम्हारा क्या था जो तुम खुद दौड़ रहे हो, टर्न पर चलोगे तो हमेशा क्या करोगे, फोर्स ऐसे एंगल पे लगाओ। और कांस्टेंट स्पीड से एंगल पर ऐसे लगाओगे, उसका इधर आएगा रिएक्शन, एक कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर और एक कंपोनेंट नॉर्मल। जो टुवर्ड द सेंटर है वही फ्रिक्शन फोर्स है। और यदि ऐसे स्पीड भी बढ़ा रहे हो तो 80 भी आ गया, तो आप किसी एंगल पर ऐसे लगा रहे हो, ये आ तो रहा है लेकिन एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा r cos थीटा, तो ये r sin थीटा जिसको फ्रिक्शन कह रहे हैं वो सरफेस के पैरेलल आएगा जरूर, लेकिन टुवर्ड द सेंटर ना होकर एंगल पर होगा। क्यों? तो उसी का एक कंपोनेंट उसको सेंटीमीटर देगा, दूसरा कंपोनेंट उसको टेंजेंशियल देगा। एक्सीलरेटर चलेगा, एक्सीलरेटर चलेगा तो अच्छा रिटार्डेड जाता, तब ब्रेक लगा देते, तब मुड़ते समय मुड़ भी रहे ब्रेक लगा रहे, तब क्या हो जाएगा भाई, तब ध्यान देना, तब ये r sin थीटा लगभग इधर आ जाएगा, इधर कोई इधर हो जाएगा, इधर होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, मतलब एक कंपोनेंट स्पीड घटा रहा है और एक साथ में बढ़ा नहीं रहा है, मोड़ रहा है सेंटर की तरफ। जो कब का बात कर रहे हैं, जब वो मुड़े और ब्रेक लगाते हुए मुड़े तो स्पीड को लगातार घटाएगा। कौन घटाएगा स्पीड, वो फ्रिक्शन फोर्स से है। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट स्पीड घटाएगा और दूसरा कंपोनेंट इसको मुड़ाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। जैसे सेंटर ये है ना, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, इधर लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट नहीं आया। अरे सिंपल रट लो, नहीं आता। सुनो, कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ, स्पीड बढ़ाते नहीं जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर से एंगल पर इधर की तरफ, स्पीड घटाते हुए जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, सेंटर इधर है। कोई दिक्कत? और तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है साइकिल या बाइक पर, सर वो तो लगेगा एंगल पर। इसमें है तो इधर लग जाएगा जब कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, जब सर स्पीड घटाते हुए चलेगा तो ऐसे लगेगा, और जब स्पीड बढ़ाते हुए चलेगा तो ऐसे लगेगा। ऐसे लगा तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा r cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इसी का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का होगा जो सेंटीमीटर है, वही ये टेंजेंशियल देगा। पूरा चीज दिखाई दिया? हाँ, साइकिल सवार जब टर्न पर मुड़ता है तो साइकिल क्यों झुकाता है, ये समझ में आया है? क्यों झुकाता है? ताकि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स पा सके और वो सेंटीमीटर फोर्स ले सके। झुकाने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर लग सकता है जब भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और वही इसको क्या कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। स्पीड बढ़ाया तो क्या हो जाएगा भाई, स्पीड बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स रेडियस पर, रेडियस से कुछ एंगल बनाएगा और उसका एक कंपोनेंट सेंटीमीटर और दूसरा कंपोनेंट उसको टेंजेंशियल देगा। लेकिन फ्रिक्शन का लिमिट फिक्स है, इसलिए जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी वो पहले से कम हो जाएगा।
आ जाएगा सब लोग को यहां तक? बस आज थ्योरी यहीं तक।